हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे जागरण संपादकीय अपनी बात। दिनांक 13 अप्रैल 2026 का डिक्टेशन। डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश की आउटलाइनों पर एक नज़र डालते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक विदाउट स्पेस तो आपको आसानी से मिल जाएगा। लिखेंगे इसका डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड जो रहेगी वो 80 शब्द पर मिनट रहेगी। डिक्टेशन लिखने से पहले एक बार इसके आउटलाइनों को ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अजीब और अजीब नाम, अजीब गाने, सब तरह के वर्ड आए हैं। इसलिए एक बार इनकी आउटलाइनों पर नज़र ज़रूर डाल लें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। आग के शोलों की तरह लपकती और युवाओं के मन को झंकृत करने वाली आवाज़ का युग आज समाप्त हो गया। पंडित दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी बेटी भी भारतीय पार्श्व गायन के महान परिदृश्य से सदा के लिए ओझल हो गई, जिसे लता मंगेशकर के अवसान के बाद दक्षिण एशियाई देशों में आखिरी महत्वपूर्ण आवाज़ के रूप में जाना जाता था। आशा भोसले, जिन्हें सदियों में एक आशा के मुहावरे से याद किया जाता था, ऐसे समय सुर संगीत के क्षेत्र में अपनी मोहक और मादक स्वर के साथ एकाएक सुनहरे पर्दे पर आई थीं, जिनके पहले उन्हीं की बड़ी बहन लता मंगेशकर ने अपनी दैवीय पवित्र आवाज़ के साथ एक अलग ही एकाधिकार साधा हुआ था। वर्ष 1933 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौर में सांगली में जन्मी आशा जी मंगेशकरों में सर्वथा अलग थीं। जैसे 7 सुरों के बीच उनकी उपस्थिति का एक गहरा अभिप्राय हो। आज इंटरनेट मीडिया, यूट्यूब और स्पॉटिफाई के ज़माने में जब 3 मिनट की धुन आधारित रिदम वाले गीतों पर युवा झूमने को तैयार रहते हैं, उसकी शुरुआत का श्रेय आशा जी को जाता है। उन्होंने मुख्य अभिनेत्रियों के सदाबहार दर्दीले गीतों वाली फिल्मों में सहनायिका के लिए वह स्थान पैदा किया जहां से क्लब या महफिलों में झूमने वाले
गीतों को भी एक मुकाम मिलने लगा। उनके जीवन में अपनी बड़ी बहन की तरह ही सफलता बड़े संघर्षों के बाद आई और यह भी हुआ कि घर में ही सबसे मजबूत और लोकप्रिय आवाज़ के साथ प्रतिस्पर्धा भी उन्हें झेलनी पड़ी। आशा भोसले की यात्रा को आज इसी संदर्भ में याद करना प्रासंगिक होगा कि उन्होंने अपने पहले हुई महान पार्श्व गायिकाओं जैसे राजकुमारी, सुरैया, जोहराबाई, अम्बाले वाली, शमशाद बेगम, गीता दत्त और लता मंगेशकर की उपस्थिति में खुद की उपस्थिति को न सिर्फ प्रासंगिक बनाया बल्कि पार्श्व गायन का ऐसा अनूठा व्याकरण बनती चली गईं जिनके हिस्से जो भी गीत आया वह आज की भाषा में चार्टबस्टर हुआ। आइए मेहरवा, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, शोख नज़र की बिजलियाँ जैसे ढेरों गानों से आशा जी के मुहावरे को समझा जा सकता है, जहाँ न लता मंगेशकर की सादगी है और न ही शमशाद बेगम का तीखापन। सारे स्वरों के बीच से निकलती हुई ऐसी दोलन करती आवाज़ जिसे गुनगुनाना पिछली सदी के छठे दशक में आधुनिकता के प्रति आकर्षित हो रही युवतियों को बहुत भाया। उनके जीवन में संगीतकार ओंकार प्रसाद नैयर का आगमन वैसे तो वर्ष 1954 में मंगू से हो गया था, जिसके लिए उन्होंने पहले पहल मन मोरे गा झूम के गाया, मगर व्यापक परिदृश्य पर उन्हें नया दौर का संगीत सामने लेकर आया, जिसके सभी गीत वर्ष 1957 के दौरान देश भर की धड़कन बन गए थे। मोहम्मद रफ़ी के साथ दिलीप कुमार और वैजंती माला के लिए गाया हुआ युगल गीत मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार ने उनकी नैयर के साथ जोड़ी को आगे के 2 दशक तक मिथक बना दिया। आशा भोसले ने अपने संपूर्ण पार्श्व गायन के कैरियर में कभी भी प्रचलित नियमों को उसी तरह नहीं स्वीकारा जो चलन में रहे। उनकी आवाज़ में बहलाव, भटकन, विरह, प्रतीक्षा आदि की अनेक सिलवटें पड़ी हुई हैं, जैसे वह साबित करने के लिए व्यग्र थीं कि मेरी शैली का कोई दूसरा चेहरा भारतीय फिल्म संगीत में ढूंढ पाना असंभव होगा, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया भी। आशा जी ही यह कर सकती थीं कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के साथ ढेरों ऐसे प्रलय गीत गा सकीं जिन पर आज भी युवा फिसल फिसल जाएं। उन गीतों की एक लंबी लिस्ट है, फिर भी कुछ गीतों का स्मरण वाजिब होगा। मैं सितारों का तराना,
छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, दीवाना मस्ताना हुआ दिल, गुनगुना रहे हैं भंवरे। आप यहाँ आए किस लिए, नींद चुरा के रातों में, ओ साथी चल। उनके सांगीतिक जीवन में ओपी नैयर, आर.डी. बर्मन और खैमान तीन बड़े सितारों की तरह चमकते हैं। भारतीय फिल्म संगीत का जब भी नए ढंग से मूल्यांकन होगा तो आशा नैयर युग को एक बड़े आंदोलन की तरह देखा जाएगा, जिसमें हर गीत एक जड़ाऊ निर्मित की तरह अपनी स्वतंत्र शैली, बेहतरीन अदायगी और अनूठे गायन के लिए याद की जाएगी। इसी के समानांतर आर.डी. बर्मन के साथ की उनकी जोड़ी और उनके लिए सदाबहार प्रेम का गीत या कैबरे सॉन्ग, सब कुछ वो गाती चली गईं। आर.डी. बर्मन का ऑर्केस्ट्रेशन और आशा भोसले के साथ उनकी जुगलबंदी ने जैसे उस दौर में एक जादू पैदा कर दिया था। पंचम दा और आशा के लीक से हटे हुए कुछ गाने हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी थाती के रूप में शुमार हैं। इसी तरह खयाम के लिए उनका नायाब और कभी न मिटने वाला उमराव जान के लिए पार्श्व गायन हो या फिर जयदेव के लिए अनकही जैसी फिल्म के गीत, आशा जी का जाना एक फड़कते हुए साज का चुप हो जाना है। भारतीय फिल्म संगीत परंपरा में कोमलता और सोखी के गाढ़े लोप सरीखा है। स्टॉप।